नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज हम अपने भारतीय इतिहास के तहत जो हमारा घटना चक्र का पूर्वावलोकन वाला चैप्टर चल रहा है, इसके तहत हम आज सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और ये आज आपका इसी क्रम में लेक्चर नंबर जो होगा, ये आपका लेक्चर नंबर आज आपका 33 होगा। इसी लेक्चर नंबर 33 के तहत देखेंगे कि आज स्वतंत्रता में भारतीय या ये कह लें कि जो स्वतंत्रता में सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान रहा था, इन्होंने क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जैसे वो आजाद हिंद फौज का गठन किस प्रकार से हुआ था, ये हम देखेंगे। क्या वास्तव में ही आजाद हिंद फौज का गठन जो किया था वो सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था या किसी और ने किया था। ऐसे ही आप देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे है, तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध भी आजाद या सुभाष चंद्र बोस से ही होगा आपका। अब देखो ये जो वीडियो होगा आपका, ये आपका वीडियो यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ और जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, ये सब के लिए आपका यूजफुल होने वाला है। और इसी के तहत हम आगे बढ़ेंगे। देखो पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो क्या कहता है, पहले सुभाष चंद्र बोस के उसके उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और फिर उनके जो उन्होंने कृत किए हैं, कृत का मतलब जो उन्होंने स्वतंत्रता में योगदान दिया है, उनके बारे में भी हम देखेंगे पूरी तरीके से। देखो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1897 में। ये डेट आप ध्यान रखना पूरी तरीके से। उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ली और 1920 में वे भारतीय नागरिक सेवा अर्थात आईसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। बाद में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। 1938 एवं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, क्योंकि यहाँ पर 1939 में क्या हुआ था कि इनके जो विपक्ष में थे, या ये कह लो कि जो अध्यक्ष पद के लिए जो वोटिंग होती है ना, उसमें इनके विपक्ष में पट्टाभी सितार मैया थे। और पट्टाभी सितार मैया जो थे वो गांधी जी की ओर से थे, गांधी जी का सपोर्ट था इनको। लेकिन क्या करते हैं सुभाष चंद्र बोस, इस वोटिंग के माध्यम से पट्टाभी सितार मैया को हरा देते हैं और इसी कारण क्या होता है कि विवाद खड़ा हो जाता है, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। और इसके बाद में इस हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं 1939 में, वो करते हैं राजेंद्र प्रसाद। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ से। ये हालांकि मैंने आपको पीछे ही पढ़ा दिया, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पर जरूर ध्यान रखेंगे कि किसने इसकी अध्यक्षता की थी, किसने त्यागपत्र दिया, और इसी त्यागपत्र के बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1941 में जर्मनी चले गए वे, और उन्होंने वहां पर 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। ध्यान रखना, आजाद हिंद फौज की स्थापना नहीं की है, कमान संभाल रहे हैं। प्राय उन्हें नेताजी के नाम से संस्मरण किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन में देश के नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। 6 माह के बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आजादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। वर्ष 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वाचित आजाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आजादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने की सहमति प्रदान कर दी। वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल एरविन रोमेल के उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया था। इसे ही द फ्री इंडियन लीजन के नाम से जाना गया। आजाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह, ध्यान रखना है कि किसने स्थापना की थी आजाद हिंद फौज की, कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन सबसे बड़ा योगदान जो था वो आजाद हिंद फौज में वो सुभाष चंद्र बोस का ही था। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए। जापानियों ने जब भारतीय सैनिकों को मोहन सिंह के सुपुर्द कर दिया तो वे उन्हें लोगों को आजाद हिंद फौज में भर्ती कराने लगे। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल जो थे वो LV फिटज पैट्रिक जापान के युद्ध बंदी हुए, किंतु बेकोंग निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों को युद्ध के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। जापान के मेजर आइबाची फ्यूजीवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया था। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह के
कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए और फरवरी मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। स्पष्ट है कि आईएनए का विचार सूत्री ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं फ्यूजीवारा ने ही दिया था। आईएनए अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने इसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन सितंबर 1942 में हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार अर्थात आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। तो ये पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार या अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था, तो सिंगापुर में किया था। आजाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे, एक तो था फेडरेटेड मलय और अनफेडरेटेड मलय तथा तीसरा था आपका स्टेटस स्टेलमेंट। तृतीय यानी स्टेटस सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जो इस प्रकार है। जैसे मलक्का वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। डिडिंग डिडिंग जो है वर्तमान में मलेशिया के पेराक राज्य का एक जिला है। पेनांग पेनांग जो है वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। और सिंगापुर सिंगापुर अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की और 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ को अलग कर दिया गया तथा इसी दिन से स्वतंत्र देश बना। स्पष्ट है कि जब सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ तब मलय का हिस्सा था वो। ये ध्यान रखना, जब आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था सिंगापुर में, तो सिंगापुर एक स्वतंत्र देश नहीं था, वो मलेशिया के अंतर्गत या मलय के अंतर्गत ही आता था। सिंगापुर अर्थात ये कह लो तत्कालीन मलय में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि बहुत त्याग किया है किंतु अब प्राणों की आहुति देना शेष है। आजादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। और यहीं पर इन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह आजाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था तथा आज यह सारे देश का नारा हो गया है। आजाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। डेट जरूर ध्यान रखना आपको। जबकि 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 के मध्य आजाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्त कौन थे? प्रेम सहगल, गुरु बख्श सिंह और शहनवाज को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें मेन वकील जो थे वो थे भूला देसाई के नेतृत्व में। इनके साथ साथ तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई। अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति की बैठक में बहुमत भी प्राप्त किया था। तो ये तो हो जाता है आजाद जी के बारे में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको इतना ही आपको जानना है। अब देखो, इनके बारे में अब हम क्वेश्चन जरा देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बने, क्योंकि पिछले वर्ष के क्वेश्चनों को पढ़े बिना हम आगे के क्वेश्चनों को नहीं देख सकते, क्योंकि स्ट्रेटेजी हमारी जो बनेगी वो यहीं से स्टार्ट होती है। देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह था। तो देखो कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। तो आंसर आपका ए बनेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1920 में ही भारतीय नागरिक सेवा अर्थात आईसीएस की में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। आईसीएस क्या होती है? आईसीएस होती है आपकी जो आज का वर्तमान का आईएएस है, उसके समान थी उस समय। अब हुआ क्या, देखो 1 अगस्त को क्या हुआ, 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ महात्मा गांधी का। तो इसी वजह से इन्होंने इससे त्याग पत्र देकर असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में ये कूद गए थे। 1938 के हरिपुरा एवं 1939 के त्रिपुरा कांग्रेसी अध्यक्ष बने। 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तथा वर्ष 1941 में जर्मनी चले गए
उन्होंने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्राय उन्हें नेताजी के नाम से संस्मरण किया जाता है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इसको जब इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1939 में। जिस वर्ष इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था उसी वर्ष इन्होंने इसकी स्थापना भी की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। एक ही सवाल कई कई तरीके से पूछा जा रहा है, तो आंसर आपका ए होगा इसमें। आईएनए का मानसिक पुत्र था, तो ये कहता है कि आईएनए के मानसिक पुत्र मतलब आईएनए से कौन कौन संबंधित है? कूट का सही प्रयोग करना है आपको। देखो कौन कौन संबंधित है। अब यदि यहाँ पर देखें तो ज्ञानी प्रीतम सिंह थे, हाँ जी। मानसिक पुत्र की बात कर रहा है सुभाष चंद्र बोस, इसके बाद में आकर सदस्य बनेंगे, इसकी कमान बाद में आकर संभालेंगे। और मेजर आईवीजी फ्यूजीवारा। इसका मतलब आपका जो आंसर बनेगा वो 1 और 4 बनेगा, डी आंसर होगा। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल एल.वी. फिट्ज पैट्रिक जापान के युद्ध बंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह की जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों को युद्ध बंदी के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। ज्ञानी प्रीतम सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे और बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत थे। श्री प्रीतम सिंह जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे। वस्तुतः जापान के मेजर आईजी फ्यूजीवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया था। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए और फरवरी मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आईएनए का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। आईएनए का विचार सूत्री ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं फ्यूजीवारा ने दिया था, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया था। नेक्स्ट, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? किसने इसकी स्थापना की थी? देखो आईएनए जो थी वो मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी, तो आंसर आपका बी बनेगा। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? देखो आजाद हिंद फौज का सुझाव कैप्टन मोहन सिंह ने ही सुझाया था, तो आंसर आपका ए होगा। यदि ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फ्यूजीवारा का नाम विकल्प में नहीं है तो अभिष्ट विकल्प क्या होगा? मोहन सिंह होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय सेना अर्थात आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आईएनए की जो स्थापना हुई थी तो 1942 में, जिस वर्ष अगस्त प्रस्ताव आया था। व्यावहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मार्च अप्रैल 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया, किंतु इसके गठन की औपचारिक घोषणा सितंबर 1942 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीयों द्वारा अपना राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधित्व समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय तथा अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया। रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए, जबकि केपी मेनन, नेदा राघवान नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह एवं गिलानी इनके सैनिक सदस्य थे। जापानियों से मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने आईएनए के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। आईएनए का नेतृत्व रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे ही हिंदी में आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था, तो प्रथम सेनापति जो बने थे वो कैप्टन मोहन सिंह ही बने थे। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ था और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने थे। नेक्स्ट है, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, तो आजाद हिंद सरकार की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी आपकी 21 अक्टूबर 1943 को। आंसर आपका सी होगा इसमें। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार अर्थात आजाद हिंद फौज का गठन किया था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो वो की थी आपकी फिर से वही 21 अक्टूबर 1943 को। आंसर 1 होगा। आजाद 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, तो वो ये आई थी आपकी तत्कालीन मलय में, तो मलय में ही इसकी मीटिंग वगैरह हुई थी, वहीं पर इसका निर्माण भी हुआ था।
आजाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल तीन भाग थे, देखो फेडरेटेड मलय, अनफेडरेटेड मलय और स्टेटस सेटलमेंट। तीरते यानी स्टेटस सेटलमेंट के अंतर्गत चार अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था। देखो इसी के तीरते स्टेट सेटलमेंट के अंतर्गत ही चार क्षेत्र आते थे, जैसे मलक्का। मलक्का वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। ऐसे ही दूसरा है डिंडिंग, वर्तमान मलेशिया के पेराक राज्य का एक जिला है। ऐसी पेनांग, पेनांग जो है वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। और सिंगापुर। अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की और 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया तथा इसी दिन स्वतंत्र देश बना। स्पष्ट है कि जब सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ तब मलय का हिस्सा था। कौन? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? देखो ये दिया था रास बिहारी बोस ने, ये इसके अध्यक्ष भी बने थे। बी आंसर। सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में टोक्यो पहुंचे, उसके तुरंत बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से त्याग पत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति या सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किया गया। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? देखो आजाद हिंद फौज का जो प्रधान कार्यालय स्थित है वो रंगून में था। आंसर आपका बी होगा। रंगून क्या है? रंगून जिसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं वर्तमान में। 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? देखो कौन नहीं जुड़े थे ये जानना चाह। राशिद अली का संबंध था, शहनवाज का संबंध था, पी के सहगल भी थे, बीसी दत्त नहीं थे। ये आप ध्यान रखना, डी आंसर बनेगा। आजाद हिंद फौज के अधिकारी एवं सैनिकों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने 19 नवंबर 1945 में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें प्रेम कुमार सहगल, गुरु बख्श, शहनवाज को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई। बीसी दत्त आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। आंसर आपका सी होगा। सिंगापुर तत्कालीन मलय में अपने सैनिक का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आजादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो ऐसे कौन थे? तो ऐसे थे इनके शीलभद्र यादव। आंसर आपका सी होगा। शीलभद्र यादव बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए के आंदोलन के साथ भी ये जुड़े रहे। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्रीडम लीजन नामक सेना बनाई थी? तो द फ्रीडम नामक लीजन सेना जो बनाई थी वो बनाई थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। आंसर आपका सी होगा। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। 6 माह बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्रीडम फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आजादी के पक्ष के में पर्चे छिपवाते तथा भाषण देते थे। 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आजाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आजादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने की सहमति भी प्रदान कर दी। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेले उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिक दल का गठन किया और इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। नेक्स्ट, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? देखो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की जो स्थापना की थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये आईएनए में ही थी रेजिमेंट। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की। लक्ष्मी सहगल आजाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेडियर रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर थी। ये ध्यान रखना है आपको। आजाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड जो थी वो सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो देखो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की संज्ञा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया और महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह आजाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था और आज सारे देश का ये नारा है। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो आजाद हिंद फौज दिवस जो मनाया गया था वो 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। तो आंसर ए होगा।
आजाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया, जबकि 5 से 11 नवंबर 1945 के मध्य आजाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज के किस सैनिकों ने 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था राशिद अली को। तो राशिद अली को 7 वर्ष की कारावास की सजा यहाँ पर दी गई थी। आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर सरकार ने 19 नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया, जिसमें 3 अभियुक्त प्रेम सहगल, गुरु बख्श, शहनवाज को फांसी तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई। अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर मुकदमा चलाए चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? देखो, कौन कौन नहीं थे, कौन कौन था ये देखना है। देखो, गुरु बख्श सिंह थे, प्रेम सहगल भी थे, शहनवाज भी थे। कौन नहीं था? मोहन सिंह नहीं थे। कैप्टन मोहन सिंह नहीं थे। आजाद हिंद फौज के अधिकारी मोहन सिंह ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिक एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमे चलाए, जिसमें एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख अर्थात पी के सहगल, पी शहनवाज, गुरु बख्श सिंह ढिल्लन को एक साथ अभियुक्त बनाया गया। बचाव पक्ष में भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, नेहरू इसमें वकील थे और नेहरू ने 25 वर्ष बाद बैरिस्टर का अपना लबादा पहना था। फिर से इन्होंने बैरिस्टर की उपाधि से या फिर ये कह लो कि इन्हीं के केस को सही डायरेक्शन देने के लिए जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने फिर से वकील बनने का फैसला लिया और इसके देशव्यापी विरोध में मुस्लिम लीग भी सम्मिलित हो गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो ये थे भूला भाई देसाई। आंसर आपका ए होगा। 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाशनाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूलाभाई देसाई ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? देखो, कौन कौन थे ये आपको यहाँ पर देखना है। सी आर दास थे, ये नहीं, जिन्ना भी नहीं थे, मोहम्मद अली मोतीलाल नेहरू भी नहीं थे, सर टीबी सप्रू थे। डी आंसर होगा आपका। 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो किसने नहीं की? ये नहीं की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी, भूलाभाई देसाई थे, ये तो प्रमुख थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, कैलाश नाथ काटजू भी थे। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील थे? तो आईएनए के प्रसिद्ध वकील जो थे वो भूलाभाई देसाई थे। आंसर आपका इसमें डी बनेगा। अब कहने के लिए तो देखो इसका आंसर इसने सी भी दिया है, लेकिन जो मेन रोल निभाया था वो किसने निभाया था? भूलाभाई देसाई ने ही निभाया। 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पेश पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो कौन कौन वकील थे यहाँ पर? देखो, मेन वकील देखना है आपको। मेन वकील थे भूलाभाई देसाई। आंसर आपका बी होगा। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया था। तो अभियोग चलाया गया था नवंबर 1945 में। ए आंसर होगा। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? दिल्ली के लाल किले में। आंसर ए होगा। आईएनए अर्थात आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में अभियुक्त आईएनए के 3 अधिकारी थे, मेजर शहनवाज, कर्नल गुरुबख्श ढिल्लन और कर्नल प्रेम सहगल थे, जिन पर राजद्रोह का आरोप था। इस मुकदमे के बचाव पक्ष में वकीलों का नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया था। नेक्स्ट, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। वो किस रूप में याद किए जाते हैं? देखो, स्वदेशी और बहिष्कार ये तो है हुआ ही नहीं, 1946 की अंतरिम सरकार नहीं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के नहीं, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में जाने जाते हैं। तो आंसर आपका इसमें डी बनेगा। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। देखो, कौन कौन सी थी ये आपको कह रहा है कि सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का मतलब यह है कि 1945 में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी ये आपको देखना है। देखो, यदि हम इसका आंसर देखेंगे तो वेवेल योजना जो आई थी वो आई थी आपकी 14 जून को, 14 जून 1945 को। ठीक, और जो शिमला समझौता हुआ था वो लगभग ये कह लो कि 25 जून को प्रारंभ हुआ था। तो 25 जून 1945 को ये भी हुआ। इसका मतलब एक दो तो होंगे ही होंगे। एक दो तो देखो कहाँ है, इसमें नहीं है, बाकी तो सब इसमें भी नहीं है, इन तीनों में तो है। चलो आगे देखते हैं।
जो नौसेना का विद्रोह हुआ था वो नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 में। इसे हटा दो, जो 3 है जहां जहां वहां उसे भी हटा दो। तो बचा कि आपका 1 2 4। इसका मतलब आजाद हिंद फौज पर मुकदमा कब चला था? 19 नवंबर 1945। तो आपका 1 2 4 इसमें आंसर बनेगा। वेवेल योजना 14 जून 1945 को। शिमला समझौता जो हुआ था, शिमला सम्मेलन जो हुआ था 25 जून से 14 जुलाई तक 1945 तक चला। नौसेना विद्रोह जो हुआ था 18 से 23 फरवरी के बीच 1946 में हुआ था। और आजाद हिंद फौज पर जो मुकदमा चला था वो नवंबर 1945 में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे सीआर दास। आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवादी विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वे कौन थे? तो ये जानना चाह रहा था, वे थे जवाहरलाल नेहरू साहब। आंसर इसमें डी होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवादी विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति की बैठक में बहुमत इन्होंने प्राप्त किया था। तो ये तो हो जाता है सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, जितना भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको कंप्लीट करा। जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका अर्थात लेक्चर नंबर जो 34 होगा वो कैबिनेट मिशन योजना पर होगा, और इसी के तहत हम इसे भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। उसके साथ साथ यदि आपको कंप्लीट हिस्ट्री की पीडीएफ चाहिए, या पॉलिटी की कंप्लीट चाहिए, या हिंदी की चाहिए, कि तीनों ही मैंने पूरी तरीके से यूट्यूब पर पढ़ा दिया। यदि इनमें से आपको किसी की भी पीडीएफ चाहिए तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।